Everyone, myself Majla. Now continue our discussion on globalization chapter from class 12 political science. This is part 3 and in this part I'm going to focus on the economic consequence of globalization. Let's start. Now if you want to get the PDF of every single video I upload, kindly search Manjula Mum official in the Telegram channel and download it from there. In previous part we discussed about the political consequences of globalization. Now let's look at the economic consequence of globalization. See, जो आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग जो डिबेट्स होते हैं, ओके, जो बहुत ज़्यादा डिबेट जो पहले भी हुए थे इवन आज के टाइम पे भी, दैट इज़ मोर फोकस्ड ऑन एनालाइजिंग द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. और उसमें भी सबसे ज़्यादा डिबेट इस बात पे होता है कि बेसिकली इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, व्हाट इट मीन्स, राइट. तो जब भी हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो माइंड में हमारे आता है दैट इज़ रिगार्डिंग द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द रोल्स दैट दीज इंस्टीट्यूशंस प्ले इन शेपिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड. कि जो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, दिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट वर्ल्ड बैंक या, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जिस तरीके से रोल जो प्ले करते हैं ना कि वर्ल्ड के जो वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ है, जब भी हम इकोनॉमिक सेंस से बात करेंगे ना तो वी यूज़ द वर्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमीज़ है, वहाँ पर बेसिकली उनके पॉलिसीज़ को कहीं ना कहीं इनके जो द वे दैट दीज इंस्टीट्यूशंस फंक्शन, कहीं ना कहीं उसको शेप देते हैं, डिटरमाइन करते हैं बाय थ्रू देयर वेरियस वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंट्रीज हैव टू फॉलो इफ़ दे आर पार्ट ऑफ इट, इफ़ दे आर फॉलोइंग द ट्रीटीज़ ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस. IMF से जब हम लोन लेते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कंडीशंस होते हैं विच द कंट्रीज हैव टू फॉलो. Okay, they will say that the country have to reduce the subsidies that they are providing. For example, recently Pakistan took loan from IMF, तो वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कंडीशंस रखेंगे, आपको ये करना होगा. फाइन. तो वहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो IMF है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली कंट्रीज़ की जो वर्ल्ड में डिफरेंट इकोनॉमीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करती है. तो जब भी हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये रोल हमारे माइंड में आता है. ओके, एंड देन देखो, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं कि व्हाट दीज इंस्टीट्यूशंस, द काइंड ऑफ रोल दैट दे प्ले. अपार्ट फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें, लाइक दे प्ले दैट. नाउ अब सबसे पहले हमें डिफाइन करना हो कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता क्या है. देखो, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ये रेफर करता है कि दैट इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस, ओके, इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज. इकोनॉमीज here means I'm talking about वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज जो है. ओके, सो वर्ल्ड इकोनॉमीज जो वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज है उनके बीच में बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर एक इंटरकनेक्टेडनेस दैट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग विद द बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस border trade, then services, then international flow of capital, and then spread of this technology. Because of all these things basically यहाँ पर ये हो रहा है कि that वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, दैट इज द इकोनॉमीज, देयर इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टेडनेस इज एक्चुअली increased. That is what we call it economic globalization. I hope the definition is clear to all of you. Now, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में बेसिक यूजुअली क्या इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज में डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था. इसमें बेसिकली ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज होते हैं, बेसिकली जो ट्रेड वगैरह जो होते हैं, दैट एक्चुअली दैट एक्सचेंज इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस बिटवीन द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. तो व्हाट आर दोज फ्लोज, दैट इज 4 फ्लोज हमने पहले डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट में. कॉमोडिटीज, कैपिटल, आइडियाज एंड पीपल. देखो, ये जो कंट्रीज़ को अपने पॉलिसीज़ को शेप देना होता है अकॉर्डिंग टू दी व्हाट द IMF है, व्हाट द WTO इज सेइंग, दैट इज़ कुछ तो ऐसे होते हैं कि कंट्रीज़ वॉलंटियरली अपने पॉलिसीज़ को, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लिबरलाइज करते ताकि वो वहाँ पर ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन अपने मार्केट को ओपन कर सके. कुछ तो वॉलंटियरली करते हैं ना. बहुत सारे जगह पे कंट्रीज़ क्या करते हैं कि वो नहीं चाहते, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द फोर्स बाय दिस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, फोर्स बाय द पावरफुल कंट्रीज, they have to follow if they want that kind of benefit. For example, the countries in Africa, if they want the
बेनिफिट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑल. अब वो चाहते हैं कि उनके कंट्री में कोई बाहर से कंपनीज इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पर, ताकि वहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो. तो डेफिनेटली व्हाट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू दीज एरिया, दे आर सेइंग दे हैव टू फॉलो. और जो उन पावरफुल कंट्रीज़ के जो भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उन्हें फॉलो करना होगा. इफ़ दे से दैट यू हैव टू ओपन द मार्केट, then you have to change your policies accordingly. Then only you will get what the benefit you want to get through that process, right? So this is the thing which we have to keep in mind. अच्छा, since वो 4 flows की जो हम बात कर रहे थे, that is commodities, capitals, ideas and people. इन 4 flows में से एक फ्लो ऐसा है जो एक फ्लो और द एक्सचेंज ऑफ पीपल जो है दैट इज़ एक्चुअली बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द रिमेनिंग 3. फॉर एग्जाम्पल, जो आज के टाइम पे जो कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता है बिटवीन द कंट्रीज़, दैट हैज़ बीन इंक्रीज. कि जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो कमोडिटीज़ जाते हैं, दैट इज़ जो गुड्स हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, ओके, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करने का, दैट एक्चुअली इट इंक्रीज्ड. नाउ वाई इट इंक्रीज? बिकॉज कंट्रीज अब जो अपने कंट्रीज़ में जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वो चार्ज करते, दैट हैज़ बिन रिड्यूस्ड. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने 1991 में अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था. नाउ एट दैट टाइम व्हाट इट डन, बेसिकली जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद दिस एग्जाम्पल. देखो यहाँ पर बेसिकली क्या था कि अब इंडिया में कोई भी यहाँ पर इम्पोर्ट, बाहर से कोई भी चीज़ें इम्पोर्ट जो होती थी उनके ऊपर काइंड ऑफ ड्यूटीज़ ज़्यादा लगती थी, ओके. अब उसको आपने रिमूव कर दिया. ना इससे होगा क्या, अब जो भी बाहर से कंपनीज़ हैं अब वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर अपने कंपनीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पर जो कमोडिटीज़ का what is happening here, यहाँ पर बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़, अब बहुत सारे जो कमोडिटीज़ हैं, जो गुड्स है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, हम दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट कर सकते हैं, ओके. इम्पोर्ट करने से क्या होगा, दिस विल प्रोवाइड मोर चॉइस टू द पीपल इन इंडिया, जो कंज्यूमर्स हैं, एंड दिस विल क्रिएट दैट कॉम्पिटिटिव मार्केट. दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन. सो दीज आर द बेनिफिट्स. और इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़, जो कमोडिटीज़ गुड्स का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो उसका एक्सचेंज होता है, दैट हैज़ नाउ इंक्रीज्ड. एंड इंडिया डन दिस इन 1991, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था उस टाइम पे इंडिया ने स्टार्ट कर दिया था ये प्रोसेस. देन कैपिटल का फ्लो, ये जो चीज़ें हैं ना, दैट इंडिया में अब बाहर के कंट्री से कोई और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या दैट इज़ कोई और डिफरेंट कंट्री के जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, जब पहले क्या प्रोविजन था बिफोर 1991, दैट जो भी इन्वेस्टमेंट जो करने का प्रोविजन होता था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन पुट होता था, ओके. रिस्ट्रिक्शन हैज़ बिन पुट. नाउ दोज काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन हैज़ बिन रिड्यूस्ड. और इससे ये हुआ कि अब दूसरे कंट्रीज़ के जो MNCs वगैरह जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है हमारे कंट्री में. एंड व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर फ्लो ऑफ कैपिटल, मनी का फ्लो हो रहा है, ओके. एंड ये सिर्फ इंडिया ने नहीं किया, बहुत सारे कंट्रीज़ ने किया हुआ है. सो कैपिटल का फ्लो भी अब इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ reduced restriction that was put on the foreign direct investment. Then ideas का flow कैसा increase हुआ, it all because of the presence of this internet, okay. And then computer related services, all these increase the exchange of ideas, information from one country to another country, okay. So सबसे ज़्यादा देखें कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा flow होती है, that is कमोडिटीज़. उसके बाद आता है कैपिटल. तो ये दोनों जो है ना सबसे ज़्यादा क्विक तरीके से फ्लो होते हैं, एक्सचेंज होता है बिटवीन दी डिफरेंट कंट्रीज़. उसके बाद आता है आइडियाज़, एंड देन लास्ट में आएगा दिस पीपल, ओके. तो पीपल का जो मोमेंट है वन कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री तक, दैट इज़ इन कंपैरिजन विद ऑल दीज 3 थिंग्स, it is very less, okay. Now why this happens? Because of the visa policies of different countries. आपको फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू गो टू USA, ओके, इंडिया में हो एंड यू वांट टू गो टू USA, सबसे पहले आप पासपोर्ट आपको इंडियन गवर्नमेंट से आपको अपना बनाना होगा, एंड देन यू हैव टू गेट द वीज़ा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू गो टू USA, आप इंडिया में जो USA की एम्बेसी होगी वहाँ पर जाके वीज़ा लेना होगा. एंड वीज़ा इज़ अ टाइप ऑफ परमिशन दैट यू आर आस्किंग दैट एम्बेसी कि आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में जाना है. तो एक टाइप ऑफ परमिशन आप ले रहे हो जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेलिटीज़, मेडिकल चेकअप, क्रिमिनल रिकॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें करना होगा, राइट. सो ये वीज़ाज बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, स्टूडेंट, वर्क एंड देन टूरिस्ट वीज़ा.
स्पेशली जो वर्क वीज़ा होता है, जहाँ आप काम करने के लिए जा रहे हो कि येस यू नो यू आर गोइंग देयर टू वर्क, तो उसके लिए आपको कितने दिन का परमिशन मिलेगा, कितना महीने का, साल का, तो वो जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज़ काइंड ऑफ difficult to get if you want to go to a country which is developed. Okay, and developing countries के लिए फिर भी आपको like normally if we do comparison with the developed country तो easy होता है developing country का वीज़ा लेना. Developed countries का difficult होता है because what they do is that they normally don't give that kind of easily वीज़ा नहीं provide करते. बस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस उसमें होते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली व्हाट यूएसए ट्रम्प the president of USA, what he done, he put some restriction in visa policies. Okay, जो भी वीज़ा के सिस्टम्स है उसमें पॉलिसीज में काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शन पुट किया, जिसके वजह से ये हुआ कि दैट बाहर के कंट्रीज़ के कोई भी अगर वर्क वीज़ा से रिलेटेड जो वहाँ पर काम करने के लिए जाना चाहते हैं, नो दे कांट गेट दैट वीज़ाज वेरी ईजीली. एंड इससे नुकसान होता है बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इंडिया से बहुत सारे लोग IT सेक्टर से कनेक्टेड हैं हु आर एक्चुअली नो थ्रू दिस वर्क वीज़ा दे वर्क इन USA. Okay, now why this is done? Because USA want to protect the job in USA, कि वो चाहते हैं कि वहाँ पर जो जॉब है वो वहाँ पर USA की जो नेशनैलिटी है उन्हें वो चीज़ मिले, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो चुका है, राइट. सो ये वीज़ा पॉलिसीज ऐसी चीज़ होती है जो रिस्ट्रिक्ट करती है पीपल के मूवमेंट को. Fine, and like India also done this one, that because of this coronavirus, Indian government put some restriction on providing e-visa to Chinese citizens. ओके, सो ये एक रीज़न है कि पीपल का जो मूवमेंट है कंट्रीज़ के बीच में वो एज कम्पेयर टू कम्युनिटीज़ कैपिटल आइडियाज़ में डिफरेंस क्यों है, वो कम क्यों है. ओके, आई होप दिस वन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अब हम आते हैं मेन जो चीज़ है, दैट इज़ रिगार्डिंग द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज. की इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस बेसिकली ग्लोबलाइजेशन से क्या उसका क्या इम्पैक्ट है. ओके, तो इसके दोनों इम्पैक्ट है. वर्ल्ड को एक तरीके से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वर्ल्ड के ओपिनियन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक तरफ ओपिनियन ये है कि दैट दोज हु आर यू नो से दैट इट नेगेटिवली इम्पैक्टेड द वर्ल्ड. ओके, सो नेगेटिवली इम्पैक्टेड द सोसाइटीज़. एंड देन एक तरफ दूसरा ग्रुप है हु एक्चुअली एडवोकेट, who support this economic globalization. That is, you know, they talk about the good impact of this economic globalization, good consequences, right? Now let's see both the things. Now first let's look at the bad consequences of bad economic consequences of globalization. Basically इसका जो negative impact हुआ है उसके जो point of views है, opinions को वो discuss करते हैं. See, those who are actually concerned about you know social justice, they are actually worried about this इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. जो ये मानते हैं कि सोशल जस्टिस को हमें मेंटेन करना चाहिए, सोसाइटी में इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, दैट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी पीपल व्हाट दे से इज दैट कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं. नाउ व्हाई दे आर सेइंग दिस काइंड ऑफ व्यू? बिकॉज दे से दैट कि बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, now the states are from welfare model state to they are now moving towards minimalist state. We discussed that in the previous part कि अब states का क्या है, वो एक welfare state से एक minimalist state में transfer हो रहे हैं. That is now they are focusing on performing the minimum core functions of the state. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. ओके, अब वो जो वेलफेयर है जिसमें वेलफेयर का मेन फोकस था फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, जॉब्स क्रिएट करना, वो जो चीज़ें थी ना, दैट हैज़ बीन नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स मिनिमलिस्ट स्टेट. एंड दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द पीपल हु टॉक अबाउट, हु जस्ट एडवोकेट सोशल जस्टिस. दे एक्चुअली से दिस कि दैट दिस इज नॉट एट ऑल good. Now why they say this? Because they feel that कि जो globalization का impact है, this is actually supporting, benefiting only a small section of the population in the country. Okay, किसी भी country में एक small section है जो rich class है, जो कुछ powerful जो company से related class है, सिर्फ कुछ section को ही support कर रहे हैं. Majority and especially the poor people in that particular country, they are actually facing problem with this with this globalization. Now why they say this? Because देखो, since state is now moving from welfare to minimalist state में move हो रहे, okay, and the people who are actually dependent on government's welfare program, अब उन्हें ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है बिकॉज दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, they now because since government is now moving from welfare state to minimalist state, तो उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही है, that they will suffer through this
प्रोसेस. ओके, एंड दैट्स व्हाई दे से दैट कि इसीलिए हमें इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड प्रोवाइड करना होगा, कि प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक सेफ गार्ड मेजर्स उन्हें प्रोवाइड करना होगा, ताकि इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इतना नेगेटिवली इम्पैक्ट हो, इनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो ग्लोबलाइजेशन का. ओके, या फिर हमें क्रिएट करना होगा सोशल सेफ्टी नेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल डिस्कस अबाउट इट्स प्रोग्राम ऑल्सो, कि सोशल सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करना होगा, ताकि ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना ग्लोबलाइजेशन, जो इन वीकर सेक्शन के ऊपर जिस तरीके से हो रहा है, उसे हमें रोकने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना होगा. फॉर एग्जाम्पल इस फोटो में देखो, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, दिस पर्सन, लेट्स इमेजिन दैट दिस पर्सन इज अ वेरी वेरी वीक पर्सन. ओके, एंड ही इज एक्चुअली गोइंग टू फॉल डाउन. अब वो यहाँ से नीचे गिर गया ना, उसे ज़मीन में गिरने से पहले उसे एक नेट हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया, ताकि उसको हम पकड़ ले, उसे हम सेफ्टी प्रोवाइड करें. सेम वे सोसाइटी में जो बेसिकली जो वीकर सेक्शंस है, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना होगा. फॉर एग्जांपल ये एक वीकर सेक्शन ग्रुप है, वो आर एक्चुअली वॉकिंग ओवर दिस रूप. अब यहाँ से नीचे अगर गिर के चोट ना लगे उन्हें, हम बेसिकली यहाँ पर क्या किया, हमने एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर दिया. ओके, तो अब सोसाइटी में बेसिकली आपको ये चीज़ नहीं करनी, इट्स अ काइंड ऑफ द सेम आइडिया दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन. तो ऐसे ही जो वीकर सेक्शंस है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए हमें कुछ सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना होगा, एंड दैट इज़ थ्रू एस्टैब्लिशिंग वेरियस सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू. कुछ ऐसी चीज़ें हमें उसके थ्रू प्रोवाइड करना होगा, प्रोग्राम्स के थ्रू ना. वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, ये देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐड किए विच इज़ नॉट देयर इन योर बुक, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज समझ लेना इसे. ओके, फर्स्ट वन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है बेसिकली, दैट इज़ जो पुअर सेक्शन के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के बिलो पॉवर्टी लाइन एंड ऑल, उनको फूड ग्रेन्स राशन प्रोवाइड करते हैं एट हाईली सब्सिडाइज रेट, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. दिस स्कीम इज़ देयर. देन मिड डे मील प्रोग्राम, स्कूल्स में जो बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो देयर. देन दिस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा. दिस इज़ अबाउट थ्रू दिस स्कीम जो भी रूरल एरियाज़ में दोज हु आर रेडी टू डू अनस्किल्ड लेबर वर्क, 100 days का एम्प्लॉयमेंट मिलता है every year, that this is compulsory, right? Now this has been made. And then integrated child development service, जिसमें जो बच्चे 6 years तक के होते हैं उन्हें काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल फूड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, और जो मदर होते हैं उनके लिए भी न्यूट्रिशनल फूड, एंड यहाँ जो 6 years बच्चे कम होते हैं तो उन्हें बेसिकली प्री स्कूल एंड ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सारे सर्विसेज में प्रोवाइड किए जाते हैं. देन पेंशन फॉर विडोज़ एंड एल्डरली पीपल, ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, ये सारे सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स है, कि जो वीकर सेक्शन है ना, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, उन्हें हमें सेफ्टी प्रोवाइड करनी है. ओके, थ्रू वेरियस स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट इसे इंश्योर करती है. नाउ इससे क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो जाती है, एक तो पावर्टी रिड्यूस होते हैं, एंड ऑफ कोर्स दिस विल जनरेट देयर इनकम थ्रू दिस MG नरेगा, जो काम करते हैं इनकम उनका जनरेट होगा डेली वेजेस के थ्रू. देन बाय प्रोवाइडिंग, जहाँ पर फूड प्रोवाइड करते हैं, तो थ्रू दैट बेसिकली जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम जो है, दैट इज़ एक्चुअली रिड्यूसिंग थ्रू दिस सिस्टम. ओके, सो बेसिकली सोशल सेफ्टी नेट, जो इकोनॉमिक सोशल सेफ्टी नेट जो होता है, दैट प्रोवाइड्स सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलफेयर, कि इसके थ्रू हम कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलफेयर उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि वो जो है उनको ज़्यादा नेगेटिवली ग्लोबलाइजेशन का या सोसाइटी में वो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम को फेस ना कर पाए. ओके, फेस ना करना पड़े उन्हें, तो उन्हें बेसिकली मिनिमम कुछ अमाउंट ऑफ वेलफेयर सेफ्टी हम प्रोवाइड करते हैं. ओके, दैट द सोसाइटी एज अग्रीड दैट नो वन शुड फॉल बिलो, कि ओके सोसाइटी ये मानता है कि इतना मिनिमम तो उसे मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे उस इंसान को नहीं गिरा, उस इंसान को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वन. आई होप दिस वन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अब इसी में ही कुछ ऐसे वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे मूवमेंट्स भी हुए थे, एंड वर एक्चुअली अगेंस्ट दिस ग्लोबलाइजेशन. वो ये कहते हैं कि देखो सोशल सेफ्टी नेट जो है, ओके, ऑल्दो थ्रू वेरियस स्कीम्स it benefits that section up to a certain level, but yes, they feel that this is actually insufficient,
एंड अनवर्केबल. ओके, ये इनसफिशिएंट है. और अनवर्केबल इसलिए भी कहते हैं बिकॉज यू ऑल नो इट वेरी वेल. जो भी हमारे स्कीम्स गवर्नमेंट के जो सोशल सेफ्टी नेट के जो स्कीम्स बनते हैं, तो द काइंड ऑफ इनएफिशिएंसी वी नो इट वेरी वेल. दैट काइंड ऑफ करप्शंस जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं वहाँ तक वो पहुँचता भी नहीं है. तो ये कुछ लूप होल्स भी हैं उसमें. ओके, सो दे से दैट दिस इज इनसफिशिएंट, इट इज़ अनवर्केबल. एक्चुअली ज़रूरत ये है अकॉर्डिंग टू देम दैट ये जो फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है ना, यहाँ इसको रोकना होगा, इसे हॉल्ट पे लाना होगा. ओके, दे आर सेइंग इन दैट दिस शुड बी स्टॉप्ड. फाइन. एंड बिकॉज इससे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है स्पेशली द वीकर कंट्रीज. और वीकर कंट्रीज में भी जो पुअर पीपल है दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. they are not able to compete with these MNCs. They're not able to match with their quality that they're, whatever the things they used to sell. तो जो small local producers होते हैं, they are not able to match with them. Okay, so इससे basically वो ये भी कहना चाहते हैं कि that this is actually creating the re-emergence of colonialism. कि जो colonization का जो process पहले था, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे, जो डिफरेंट पावरफुल कंट्रीज दूसरे कंट्रीज पर रूल करती थी, वही सेम चीज़ वापस आ रहा है यहाँ पर. इट्स अ रीकोलोनलाइजेशन, एमर्जेंस ऑफ रीकोलोनलाइजेशन, और वी कॉल इट न्यू कोलोनलाइजेशन. पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल किया था, दैट वाज थ्रू देयर मिलिट्री पावर एंड ऑल, थ्रू द आर्मी, थ्रू द नेवी पावर एंड ऑल. बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो कोलोनलिज्म है वर्ल्ड लेवल पे, आई एम टॉकिंग नॉट इन जस्ट कंट्रीज ऑफ इंडिया, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड है, वहाँ पर बेसिकली भी एक तरीके से कोलोनलिज्म ही हो रहा है. बट येस, दिस इज़ न्यू कोलोनलाइजेशन, एक न्यू तरीका का है जिसमें इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री थ्रू द देयर डोमिनेशन ओवर द इकोनॉमिक सिस्टम, वो उसके थ्रू यहाँ पर डोमिनेशन करते हैं, वो रूल करते हैं एक तरीके से. ओके, सो दिस वी कॉल इट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल हु आर अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन. दे टॉक अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स. ओके, अब देखते हैं कि कुछ गुड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. ऐसा नहीं है कि सारा ही नेगेटिव है, हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो इसके गुड कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं इकोनॉमिक सेंस में. सबसे पहले देखो, जो इट जनरेट्स ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि कंट्रीज़ के जब ट्रेड होते हैं, जब इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो इट जनरेट्स ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ. कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होती है, वहाँ पर न्यू कंपनीज़ का सेटअप करना, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं. सो दिस डेवलप्स द वेल बीइंग ऑफ द लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल हु आर कनेक्टेड. उनकी जॉब्स इंक्रीज होती है और उनका इनकम भी इंक्रीज होता है. एंड सिटीजन्स को ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में. व्हेन दे गो टू market, when they want to purchase any dress or any other thing, if you want to go to purchase a mobile phone, you get many choices. Okay, and then जो ट्रेड कंट्रीज़ के बीच में जो होता है, दैट एक्चुअली बेनिफिट्स द होल वर्ल्ड. कि ये जो ट्रेड जो चल रहा है ना डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, ये एक कंट्री को कंट्रीज़ के इट्स अ बेनिफिट फॉर द होल कंट्री. ओके, टेक्नोलॉजी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है उन्हें टेक्नोलॉजी का नॉलेज मिलता है. यहाँ पर वी आर जस्ट अपग्रेडिंग आवर सेल्फ through this system, by we are getting more choice because of this globalization. तो ये कुछ benefits हैं. और जो support करते हैं economic globalization, they say that कि देखो economic globalization is inevitable. ये ऐसी चीज़ है globalization और economic globalization especially, that it is inevitable. ये रोका नहीं जा सकता और इसीलिए इसे रोकना सही, मतलब it's not wise to resist this economic globalization. Okay, and ग्लोबलाइजेशन ये मानते हैं कि देखो चैलेंज प्रोवाइड करता है, इससे कुछ नुकसान भी है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है. बट व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड इज़ विद द प्रेजेंस ऑफ इंटेलिजेंट वी हैव टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी इंटेलिजेंट मैनर. उसको इस तरीके से कंडेम करना इट्स नॉट द सोल्यूशन. वी हैव टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी लॉजिकल इंटेलिजेंट मैनर में रिस्पॉन्ड करना होगा, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को एनालाइज करना होगा. वी नीड टू वर्क अपॉन द ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जिससे हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. बट येस, ग्लोबलाइजेशन को रोक नहीं सकते. ये जो इंटरडिपेंडेंस, ये जो कनेक्टेडनेस जो आज के टाइम पे इंक्रीज हो चुका है बिटवीन द गवर्नमेंट, बिजनेस एंड द पीपल, इट्स समथिंग which is inevitable in today's time. Okay, so that's it about the economic consequences. I hope this one clear. Thank you for watching this video.